नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप पर। यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। पहले एक कंसेप्चुअल चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म ने धीरे धीरे करके अपनी पैठ बनाई है और फिर यूरोप के अन्य देशों में, जैसे फ्रांस से लेकर के बाकी ये अन्य देशों में किस तरीके से इसका विस्तार होता है। इसका एक छोटा सा हम लोग प्रारूप समझने का प्रयास करेंगे, जिससे चैप्टर पर आपका एक दृष्टिकोण तैयार हो जाए कम से कम, कि हम इस तरीके से इस चैप्टर में इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा वन बाय वन, कि इतने तरह के प्रश्न बनते हैं और ये मटेरियल उसमें होने चाहिए। तो वो एक अलग कंसेप्ट होगा हमारा। लेकिन आज तो हम लोग बात करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर। इसके कई पक्ष होंगे। फ्रांस है, उसमें यूरोप के और देश इटली वगैरह भी हैं। नेपोलियन की बात करेंगे। मतलब एक कई सारी चीज़ों को मिला करके मैं एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहता हूँ, जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद की बात को आप समझ सकें। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हमारे मन में एक बात उठती है कि एक्चुअली में राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है। अच्छा, नेशनलिज्म को अगर समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा नेशनलिज्म और कुछ नहीं, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के लोगों को समान रूप से एक साझा पहचान दे देती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत करने के लिए प्रतीक क्या है। जैसे राष्ट्रध्वज, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संबल और प्रतीक क्या है, राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान, ऐसे बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया जाता है जिससे हम सबको यूनाइट कर सकें, सबको एक साथ मिला सकें। क्योंकि हम सबको एक साझा पहचान देने जा रहे हैं और सबको उस एक राष्ट्रवाद की जागृत भावना से जोड़ने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो आखिर वो भावनाएं सदैव के लिए जागृत रहें, सदैव के लिए एक्टिव रहें, क्रियाशील रहें, तो उसमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि शामिल है। ये हमें यूनाइट करते हैं। हम किस देश के निवासी हैं, उस देश का एक राष्ट्रगान हो, उस देश का एक राष्ट्रध्वज हो, ये बड़े सम्मान की बात है। जब गुलामी या दास्तां में ज़िंदगी बिताता है व्यक्ति, तब उसको इसका एहसास भी नहीं होता है एक सीमा तक कि आखिर राष्ट्रवाद का क्या सुख है, यानी नेशनलिज्म क्यों आवश्यक है। तो चलिए यहीं से समझने की शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत करने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, इस तरीके से हम एक सबको यूनाइट करते हैं, जिससे लोगों को देश के प्रति एक भावनात्मक अभिव्यक्ति करने का अवसर भी हो और भावनात्मक रूप से जुड़ने की भी बात हो। फिलहाल ये तो राष्ट्रवाद की बात होगी कि राष्ट्रवाद किसी भी देश के सदस्यों को एक साझा पहचान तो देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राष्ट्रवाद एक्चुअली में क्या है, एक विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान विकसित करती है। सिंपल सी बात है, बस इतना समझना है आपको। हाँ, इसके उद्दीपन के लिए कि ये जागृत रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रतीक चिन्ह बनाएं, राष्ट्रीय गान बनाएं, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करें, और एक प्रकार से ये किसी भी राष्ट्र के यूनाइटेड फॉर्म को प्रदर्शित करता है और सबकी आस्था और विश्वास उस देश के प्रति जागृत होती है। फिलहाल आज का टॉपिक केवल राष्ट्रवाद को विस्तृत दृष्टिकोण से देखने का नहीं है। आज तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने वाले हैं। किसी अन्य सामग्री पर हम लोग जब बात करेंगे राष्ट्रवाद से संबंधित, तो वो ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक राष्ट्रवाद उदित हुआ आपके यहाँ। आर्थिक राष्ट्रवाद भी इसमें छिपा हुआ है। कई इसके दृष्टिकोण है समझने के। फिलहाल लेकिन आज तो हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ऐतिहासिक घटनाओं पर थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना होगा, चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन पर अलग अलग वंश के लोगों का शासन हुआ करता था। मतलब वो कोई एक देश नहीं था, देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, पंजाब है, तो एक्चुअली में ये किसी राजवंश के हवाले कर दिया जाए एक छोटे छोटे भाग को, ये कोई देश भारत ना रहे। वैसे उस समय यूरोप की स्थिति भी कैसी थी, यूरोप कई क्षेत्रों में बटा हुआ था
और सब अलग अलग राजवंश उस पर शासन किया करते थे। लेकिन ये तो तब तक था जब तकनीकी विकास नहीं था। तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन हुए, वो भी ऐसे परिवर्तन जो किसी ने सोचा भी नहीं था, अविश्वसनीय परिवर्तन। इन्हीं परिवर्तनों से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अब राष्ट्रवाद की बात हो ही रही है तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, आइए जरा उस नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं। 1789 में 1789 में, ध्यान से देखिएगा, ये डेट भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, 1789 एकदम क्लियर कट तरीके से देखेंगे। ये मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो आप ये देखिए जरा सा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ पर? 1789 में, ये डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद को अपनी जड़ें जमाने में लगभग एक सदी का समय लगा। इसी लंबी प्रक्रिया की परिणति के रूप में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में उभरा। राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत तो 1789 में अवश्य ही हो गई, चूँकि राष्ट्रवाद आप तो जानते हैं, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एक्ट, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्ट्स। ये क्रियाकलाप, आंदोलन, क्रांति, ये एक कोई सिंगल अटेम्प्ट नहीं है, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। और राष्ट्रवाद एक वास्तव में आंदोलन की दृष्टिकोण से इसे मत देखिए कि एक आंदोलन आया और झटके से राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया, नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है। राष्ट्रवाद एक्चुअली में लोगों को समझ में आए, उसके बेनिफिट्स जो थे लोगों तक पहुँचे और लोग उस पर विश्वास और आस्था दिखाएं, ऐसा करने में लगभग एक सदी का समय लगा। लेकिन इसके बाद फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश बना। मतलब अब प्रजा का एक तंत्र दिखने लगा। फिर यह सिलसिला यूरोप के अन्य देशों में भी फैलेगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जरा, ये तो समझ गए कि फ्रांस में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति थी कैसी और क्या एक्चुअली में मोटा मोटा उसका एक चलिए ओवरव्यू तैयार करते हैं हम लोग। तो फ्रांस वह देश था जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव हुए। 1789 में राजनीति और एक तरीके से अगर देखें तो 1789 में सत्ता राजतंत्र से अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हाथों में चली गई। जहाँ पर राजवंश शासन करते थे, अब राजवंश और उस वंश के आने वाली पीढ़ी, इन सब से सत्ता हट करके अब प्रजातांत्रिक हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक मतलब अब उसे प्रजा या आम जन जिसको अपना लीडर चुनेंगे वो शासन करेगा और वो नागरिकों के हितों की रक्षा भी करेगा। वो कोई वंशवाद या परंपरावाद या परिवारवाद या एक तरीके से राजवंश को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ, क्योंकि अब तो व्यवस्था किसके हाथ में है भाई? अब तो व्यवस्था बिल्कुल लोगों के हाथ में है, प्रजा के हाथ में है। तो प्रजातांत्रिक संस्था का गठन हुआ और नागरिकों द्वारा हुआ। इस घटना से लगने लगा अब कि फ्रांस के लोग अब अपने देश का भविष्य स्वयं तय करेंगे, बल्कि कोई आप पर थोपा गया राजा नहीं। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि अब क्या होगा, कोई थोपा गया राजा आपकी इस तांत्रिक व्यवस्था को लेकर के आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए, राष्ट्रवाद कैसे स्थापित हुआ फ्रांस में एक्चुअली, आइए जरा उसे समझने का प्रयास करते हैं मूल रूप से। तो राष्ट्रवाद की भावना को स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए, आइए एक एक करके उनको समझते हैं। पहला क्या, एक पितृभूमि और उसके नागरिक की भावना का प्रचार किया ताकि संविधान में समान अधिकार प्राप्त हो सके। मतलब एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों को, वहाँ के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ कोई भेद ना हो, कोई अलग तरीके का पार्शियल नेचर न शो किया जाए। पहली बात थी, ये एक मुद्दा था उस समय क्रांति का, जो कि राजवंशों में मिल नहीं पा रहा था। राजवंशों के बाद जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था हुई तो इन्हीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था की नींव में छुपे हुए मूल क्या थे, तो मूल यही थे कि लोग चाहते थे कि नागरिक भावना सर्वोपरि हो और संविधान में उनको समान अधिकार मिले। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी, राजसी प्रतीक जो लगाते थे, राजा अपने झंडे, अपने पताका फहराते थे या अपनी मुद्राएं चलाते थे या जो भी करते थे एक प्रतीक के रूप में, तो राजसी प्रतीक के स्थान पर
अब फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल होगा। अब राजा कोई अपनी पताका नहीं फहराएगा, बल्कि अब प्रजातंत्र आ गया है, तो लोग जो अपने नेतृत्वकर्ता को चुन रहे हैं वो देश का झंडा फहराएगा। देश की अब संपूर्ण जनता देश के इस प्रतीक से जुड़ेगी और राष्ट्रवाद को विकसित करेगी। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया और इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा हुआ। मतलब जो नाम पहले स्टेट जनरल हुआ करता था उसे नेशनल असेंबली कहा गया, और इस नेशनल असेंबली में अब सक्रिय नागरिक भाग लेने लगे और वो चुनावी परंपरा के हिस्सा बने। राष्ट्र के नाम पर गीत लिखे गए और शपथ ली गई। मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद के विकास में, चूँकि ये एक ऐसा प्रतीक होते हैं जिससे राष्ट्र के आम नागरिक भी अपने देश को एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। वो किसी भी स्तर, किसी भी जाति या समुदाय से संबंध रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहीदों को नमन किया गया, जिससे ये पता चले कि जिन्होंने हमें राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रवाद की प्राप्ति की सीमा तक पहुंचा दिया, उनको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये राष्ट्रवाद की मूल भावना तक पहुंचने के लिए कितने बलिदान किए हैं ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ये भी क्रांतिकारियों ने कदम उठाया था कि हम अपने शहीदों को नमन करेंगे। सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून वाली एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, मतलब सभी के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था हो और सेंट्रली वो गवर्न होती हो, जिससे किसी के साथ वो कोई व्यक्तिगत तौर पर गवर्नेंस उसका ना हो, जिससे कि कोई पार्शियल नेचर आपको देखने को मिले। इसलिए ये सेंट्रली गवर्न होगी और सबके लिए एक समान कानून वाली प्रशासनिक व्यवस्था होगी, सब पर समान रूप से शासन होगा। तो फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया, जो कि उन दिनों जनता के लिए भार सी बन गई थी। उस कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। भार एवं मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। भार एवं मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। मानक पद्धति का मतलब देश में किसी भाग पर जाओ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम ही होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ही होगा। आप कहीं भी जाइए, एक मानक मापन है। अगर अलग अलग भागों पर अलग अलग मापन व्यवस्थाएं होंगी तो फिर व्यापार में भी, खरीद फरोख्त में भी, बाजार की व्यवस्थितीकरण में भी तमाम दिक्कतें आएंगी, तमाम तरीके के ठग व्यवस्थाएं चलने लगेंगी। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि भार एवं मापन की एक मानक पद्धति अपनाई जाए, जो कि क्रांतिकारियों ने ये सारे मुद्दे उठाए थे। और कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं, यदि भाषा की उन्नति कोई देश नहीं करता है, भाषा को सहेज कर नहीं रखता है, पकड़ कर नहीं रखता है, तो आने वाले समय में वो गुलाम ही बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात तो तय है। इसलिए फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया। क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करने का प्रयत्न शुरू किया। यूरोप के अन्य देश, इटली वगैरह में भी तानाशाही, ऑटोक्रेसी थी। अलग अलग राजा हुआ करते थे और वो राजतांत्रिक तरीके से अपनी सत्ता का परिचालन करते थे। उसमें नागरिकों का शोषण भी संभव था। तो उस व्यवस्था को भी समाप्त करने के लिए क्रांतिकारियों ने कदम उठा दिए। तो आखिर जब यूरोप के फ्रांस में ये दशा देखने को मिली कि यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ रही है, तो अब इसका असर इन्हीं क्रांतिकारियों ने, जो फ्रांस के थे, ये और क्षेत्रों में ले जाने लगे यूरोप के, जैसे इटली में ले गए, तमाम जगहों पर इसे फैलाने का प्रयास करने लगे। तो कई ऐसे पक्ष निकल कर आपके सामने आएंगे। चलिए स्टडी करते हैं कि यूरोप के अन्य भागों पर क्या प्रभाव इसका पड़ा। फ्रांस में होने वाली क्रांति से यूरोप के कई शहर प्रभावित हुए। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों और छात्रों ने एक जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। क्या बनाया? जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। इन क्लबों की गतिविधियों के कारण फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ हुआ। इसी का नतीजा था कि 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े हिस्से में घुसपैठ कर ली। अब घुसपैठ को ज़रा समझिएगा हमारी बात को, चूँकि आप जानते हैं कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद उदित हुआ, राष्ट्रवाद की भावना आई और लोगों ने मेहनत करी, लोगों ने एक लंबी सीढ़ी चढ़ी, इसके लिए बलिदान हुए कई। तो यही क्रांतिकारी केवल यूरोप में ही नहीं, आप जानते हैं, केवल फ्रांस में ही नहीं, अपितु यूरोप के अन्य देशों में जाकर के जो राजवंश थे
उसमें घुसपैठ करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। जब ये प्रजातांत्रिक मूल्य लोगों तक पहुंचेंगे, लोग उसके हानि या लाभ की एक मानसिक गणना करेंगे, तत्पश्चात ही वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समर्थन के लिए उद्धृत होंगे, सामने आएंगे। तो ये जो व्यवस्था थी कुल मिलाकर के अन्य यूरोप के शहरों तक पहुंचाने की, ये कार्य भी फ्रांस से ही शुरू हुआ और यही सैनिक, यही क्रांतिकारी अन्य जगहों पर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को पहुंचाने का कार्य करने लगे और यूं कहें कि राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का जो सिलसिला था उसका विस्तार शुरू कर दिया उन्होंने। आइए, अब जब आपने फ्रांस पढ़ा और फ्रांस में ख़ास तौर पर जब नेशनलिज्म पढ़ रहे हों, तो नेपोलियन को ना पढ़े तो फिर टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो नेपोलियन को जानना अनिवार्य है। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो तो सही लगेगा, और थोड़ा सा उसकी कट्टरता पर नज़र डालेंगे या थोड़े से उसके प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा पक्ष देखेंगे तो उससे आप उसे थोड़ा सा बुरा भी मान सकते हैं। चलिए, तो नेपोलियन का विश्लेषण थोड़ा सा कर लिया जाए। चूँकि आप फ्रांस पढ़ रहे हैं तो नेपोलियन को ज़रूर पढ़ें। यह 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। कब था नेपोलियन? 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। इसका मतलब आप जानते हैं कि फ्रांस में नेशनलिज्म की बातें चल पड़ी थी, उसके बाद भी नेपोलियन ने तंत्रात्मक सत्ता बनाई थी, तो नेपोलियन में कुछ बात तो रही होगी। 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। अपने दुस्साहसी कदमों के कारण नेपोलियन ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। उसने, ये डेट आप याद रखेंगे ज़रूर कहीं ना कहीं से, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस समय कहाँ पर कौन राजा था। तो 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अपने दुस्साहसी कदमों के कारण नेपोलियन ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उसने फ्रांस के प्रजातंत्र को बर्बाद कर दिया और फिर से वहाँ राजतंत्र की स्थापना की। बाद में उसने कई ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जिसका दूरगामी परिणाम हुआ। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, कई बार तो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नेपोलियन ने सिविल कोड कब लागू किया था? 1804 में, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेपोलियन कोड। इस नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा समाप्त हो गई। अब जन्म के आधार पर कोई सुविधा नहीं मिलती थी, हर नागरिक को समान दर्जा मिला। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिया। मतलब फ्रांस में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को फैलाने का काम किया गया था, तो अब उसके सारे बेनिफिट्स जो थे वो नेपोलियन ने अपनी शासन व्यवस्था में भी शामिल कर लिया, जिससे लोग, प्रजा, जनता नेपोलियन को ऑटोक्रेट की तरह ना बिहेव करे, बल्कि एक यूँ समझ लीजिए कि पोलाइट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह उसे देखे। इसलिए ऐसा किया कि प्रजातंत्र के जो मूल्य थे वो नेपोलियन ने अपने शासन क्षेत्र में भी लागू कर रखा था। अब यहाँ पर तो ऐसे, अगर ऐसी व्यवस्था रही कि नेपोलियन ने वो सारी सुविधाएं लगभग जो प्रजातंत्र की थी वो नेपोलियन ने देना शुरू कर दिया, तो फिर नेपोलियन और प्रजातंत्रात्मक सत्ता में कोई फ़र्क रह नहीं जाएगा। और इसीलिए आगे आप देखेंगे कि जनता की प्रतिक्रिया भी दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ लोग नेपोलियन की शासन व्यवस्था से थोड़े बहुत नाराज़ नज़र आएंगे, तो वहीं पर कुछ धड़ा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक सेक्शन ऐसा भी देखने को मिलेगा लोगों का जो बिल्कुल नेपोलियन के पक्ष में होता है। वो आगे आप देखेंगे। अभी नेपोलियन ने फ्रांस की तरह ही अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुविधा को अंजाम दिया। इसने सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। इस प्रकार किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्त किया गया। ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव थी उस समय लोगों के लिए। यातायात एवं संचार के साधनों में इसने सुधार भी किया। अब देखिए, एक तरफ है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जो फ्रांस में क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को एक नेशनल फ्लैग दिया और ये कहा कि यही राष्ट्रवाद है। हमें देश, अपनी ज़मीन, अपने जंगल, अपने जल, सबसे प्रेम करना सीखना होगा और हमें दास्ता की ज़िंदगी से मुक्ति पानी होगी। कोई राजवंश, कोई राज सत्ता हमें नहीं चलाएगी। हम लोग तांत्रिक बनेंगे, प्रजातांत्रिक बनेंगे। लेकिन नेपोलियन के एंट्रेंस के बाद की बात देखिए तो नेपोलियन ने एक दृष्टिकोण ही अलग खड़ा कर दिया, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो नेपोलियन का व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, दैट इज कॉपीड फ्रॉम द प्रजातांत्रिक व्यवस्था। वो डेमोक्रेटिक एक
अथॉरिटी की ही कॉपी थी समझ लीजिए, जिसको ला दिया। तो अब एक तरीके से फ्रांस जो सिंगुलर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, एक सम्यक रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, उस पर फिलहाल नेपोलियन ने तो एक प्रकार से ब्रेक लगा ही दिया था। क्योंकि अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो नेपोलियन को पसंद कर रहे थे, नेपोलियन की व्यवस्था और उसके द्वारा दी गई सहजता जो जनता के लिए थी वो एक तरीके से भाग गई थी। तो चलिए देखते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया क्या थी। इस नई आज़ादी का एक्चुअली में किसानों, कारीगरों और मज़दूरों ने खुलकर स्वागत किया। क्योंकि किसानों के साथ क्या था, अभी आप थोड़ी देर पहले देखा था, किसानों को दास्ता और जागीर में दिए जाने वाले शुल्क से मुक्त कर दिया था नेपोलियन ने। तो किसान ने तो स्वागत किया भाई, जैसे आजकल राजनीतिक सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग भी करते हैं कि मेरी सरकार आई या अभी है तो किसानों का बिल माफ़ कर रहा हूँ, कर्ज माफ़ कर रहा हूँ, एनऑल बहुत ऐसे लोभ लुभावन चीज़ें आज भी आप देखते हैं राजनीति में। तो फिलहाल उधर नहीं जाना है, जनता की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो किसान जो थे, कारीगर थे, मजदूर थे, वो सब खुलकर स्वागत कर रहे थे। लेकिन जो इलाके फ्रांस के कब्जे में थे, जिस पर नेपोलियन का शासन नहीं था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। फ्रांस की सेना को आज़ादी के अग्रदूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई और लोगों की समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आज़ादी की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बात आप समझ लीजिए, जब आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो आप पॉलिटिकल फ्रीडम फेस करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता फेस करते हैं, और राजनीतिक स्वतंत्रता एक्चुअली में देश चलाने के समान ही होती है। लेकिन जब तक नेपोलियन शासन रहेगा आपको राजनीतिक स्वतंत्रता तो फिलहाल नहीं मिल सकती, ये बात तो जनता को पता चल गई थी। क्योंकि शासक तो वही रहेगा, सुविधाएं कुछ भी आपको दे दे। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से राजनीतिक गुणागणित कर सकें, राजा बना सकें, एडमिनिस्ट्रेटर बना सकें, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तय कर सकें जैसा आप चाहते हैं समय के परिवर्तन के हिसाब से, फिलहाल नेपोलियन के रहते तो ऐसा संभव नहीं था। टैक्स में भारी बढ़ोतरी, फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती होने के कारण एक विरोध भी बढ़ा। तो एक यहाँ पर एक डुअल कैरेक्टर निकल कर के आता है राष्ट्रवाद का, एक नेपोलियन का पक्ष तो दूसरा प्रजातांत्रिक पक्ष जो फ्रांस में उदित हुआ था। तो एक सिनेरियो मैंने आज आपके सामने रखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय होता है। इस प्रकार से राष्ट्रवाद ने जन्म लिया था फ्रांस में, फिर वहाँ से आगे भी ये यूरोप के अन्य देशों, अन्य राज्यों, अन्य शहरों तक पहुँचा और इसका विस्तार हुआ। और आज तो पूरे विश्व भर में राष्ट्रवाद सम्यक रूप से कार्य कर रहा है और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं अपने मूल्यों को प्राप्त कर चुकी हैं ज़्यादातर देशों में। तो अब मैंने एक ओवरव्यू दिया कि कहाँ से चली कहानी, राष्ट्रवाद क्या है, एक साझा पहचान है नागरिकों की, वहाँ से चली, फ्रांस में किस प्रकार से पहुँची 1789 में, और फिर वो फ्रांस से इटली, बेल्जियम, इन सब जगहों पर कैसे पहुंच जाती है, इसकी भी कहानी आपने समझा। फिर मिली जुली प्रक्रिया भी क्या रही प्रजातांत्रिक मूल्यों की और नेपोलियन की। 1804 से 1815 के बीच नेपोलियन का जो फ्रांस का राजा था उसके किस प्रकार के कदम थे जो प्रजातंत्र को तो बर्बाद भी कर रहा था लेकिन प्रजातांत्रिक सुविधाएं भी लोगों को दे रहा था। एक बड़ा सा ही ये बाई साइडेड चीज़ है, ज़रा सा इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो एक दृष्टिकोण तो मैंने दे दिया। अगर आप अब इसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आई थिंक आप सब समझ जाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, कोई समस्या हो तो अवश्य कमेंट करिए। ध्यान दीजिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।